बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम रिपल टैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपल टैंक 10th क्लास की चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपल टैंक इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक किस लिए यूज़ किया जाता है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए और वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। ये डायग्राम में रिपल टैंक दिखाया गया है। दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसका बॉटम गिलास शीशे का होता है एंड इज प्लेस्ड नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। और सरफेस ऑफ द टेबल से ½ मीटर हाई रखा जाता है, यानी कि अर्थ की सरफेस से ½ मीटर अबव होगा। Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of vibrator paddle। इस पैडल की मदद से, ऑसिलेटिंग पैडल की मदद से या वाइब्रेटर की मदद से इस वाटर में क्या की जाती हैं? वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द वाटर। वाइब्रेटर क्या होता है कि एक वुडन प्लेट होती है और उसको एक मोटर के साथ अटैच किया गया होता है और इस वुडन प्लेट को ऐसी पोजीशन में रखा जाता है कि ये वाटर की सरफेस को टच कर रही होती है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जब हम पावर सप्लाई की मदद से इस वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो ये वुडन प्लेट वाइब्रेट करना लग जाती है। टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। वाटर वेव्स जनरेट करती है जिनका वेव फ्रंट स्ट्रेट होता है, सामने की डायरेक्शन में होता है। मतलब उसके क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो आपस में जो क्रस्ट और ट्रफ हैं वो पैरेलल लाइंस की सूरत में चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऊपर हैंग कर दिया जाता है ताकि इस वेव्स का जो शेडो है वो हम टेबल के नीचे, पेपर पे, स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकें। The crusts and troughs of the waves appears as bright and dark lines respectively on the screen। जो क्रस्ट या ट्रफ हैं वो अपीयर होते हैं ब्राइट और डार्क लाइंस की सूरत में स्क्रीन पे। अब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिपल टैंक की मदद से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स को हम जब डिफाइन करेंगे रिपल टैंक की मदद से रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस की जाती है वो हम देखेंगे। प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बैरियर रखते हैं रिपल टैंक में। मतलब जो डायग्राम थी, डायग्राम में सामने हमने एक बैरियर रखा वाटर में। द वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। तो वाटर वेव्स क्या करती हैं? उस बैरियर से रिफ्लेक्ट करेंगी। इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, अगर बैरियर एक एंगल पे रखा जाए उनके वेव फ्रंट्स के रास्ते में, द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो वेव्स हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्ट होंगी। द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? बैरियर है। वेव्स जहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही थी, वेव फ्रंट्स के सामने एक एंगल पे हमने जब बैरियर रखा तो ये वेव्स जब इस बैरियर से टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। अगर इसको इस डायग्राम में देखें तो ये वेव मूव करते हुए जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इस डायरेक्शन में आ जाती है। ये बैरियर है सामने, ये वेव जहाँ से ट्रेवल करती हुई इस तरफ गई तो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ जाती है। इसके थस इस सारे प्रोसेस को देखते हुए हम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। जब वेव एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम पे पड़ती है, दे बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम। तो वो क्या करती हैं? टकराने के बाद बाउंस बैक करती हैं वापस फर्स्ट मीडियम में, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन आएगा।
For the observation of refraction of water waves, submerge a block in the ripple tank. रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक सबमर्ज करेंगे, मतलब एक ब्लॉक लकड़ी का या किसी भी चीज़ का लेकर उसको हम क्या करेंगे, वो गिलास का ही ब्लॉक हो तो बेहतर है, ताकि हमें जो स्क्रीन पे या पेपर पे शैडो देखना है वो हमें प्रॉपर नज़र आए. Block in the ripple tank such that the boundary between the deep and the shallow water is at some angle to the wave front. यानी कि जो डीप और शॉलो वाटर में जो बाउंड्री है, बाउंड्री जो होगी डीप और शॉलो वाटर के दरमियान, वो कुछ एंगल पे होनी चाहिए वेव फ्रंट से. नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू चेंज इन वेव लेंथ, यानी कि जब वाटर डीप से शॉलो वाटर में एंटर होगा या शॉलो से डीप वाटर में एंटर होता है, तो एक तो वेवलेंथ चेंज होगी और इसी तरह देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन भी चेंज होगी एज वेल. यानी कि दो चीज़ें चेंज होगी, एक वेवलेंथ और दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, लेकिन वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. वेवलेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स. डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन हमेशा नॉर्मल टू वेव फ्रंट्स होगी. दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ डीप वाटर टू दैट ऑफ ए शॉलर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. यानी कि रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे, कि जब चेंज करती है वाटर, अपना पाथ चेंज करेगा एक डीप रीजन से शॉलो रीजन में जाते हुए, उसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देंगे. अगर इसको हम डायग्राम की सूरत में देखें तो ये वेव फ्रंट्स की सूरत में जब ये वाटर इस एरिया में दाखिल हुआ, ये वो ब्लॉक है जो हमने पानी के अंदर सबमर्ज किया था, तो इन वेव्स ने अपना एक जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वो चेंज किया, और दूसरा क्या किया, वेवलेंथ अपनी चेंज कर ली. आप इसी को इस डायग्राम में देखें तो ये वेव ट्रैवल कर रही थी, जब दूसरे एक शॉलो वाटर में एंटर हुई तो उसने क्या किया, अपनी वेव लेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन चेंज कर ली, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रही है. आप देख सकते हैं जब वाटर वेव जहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो एक तो वेव इस तरफ आ गई, मतलब उसने अपना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, जस्ट वेव लेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन चेंज की इस मीडियम में आके. लेकिन यही वेव जब जहाँ से गई है तो टकरा के इसका कुछ हिस्सा वापस भी गया है. तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर इन द सेकंड मीडियम एट सेम एंगल, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज. यानी कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होंगी तो क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इसके बाद हम देखते हैं डायफ्रैक्शन. Generate plane waves in a ripple tank and place two obstacles in line in such a way that of separation between them is equal to the wavelength of the water waves. हम waves प्रोड्यूस करते हैं रिपल टैंक में और कुछ दो ऑब्स्टेकल्स रख देते हैं उसके रास्ते में एक लाइन में, ऐसे कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है, उन दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, वाटर वेव्स की जो वेव लेंथ है उसकी इक्वल होनी चाहिए. आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट से पास करने के बाद जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न. तो वो क्या करेंगी, डायरेक्शन चेंज कर देंगी और सेमी सर्कुलर पैटर्न में ट्रांसफ़र हो जाएंगी. डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये वो स्लिट है, इनके दरमियान ये गैप मौजूद है. जो वेव आ रही थी उसने क्या किया, एक सर्कल्स की सूरत में मूव हो गई. कंप्लीटली सर्कल तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे एजेस थे वहाँ पे उसने क्या किया, ख़ुद को बेंड कर लिया. इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया कि जब उनकी वेवलेंथ के इक्वल रखा, जो स्लेट्स के दरमियान गैप था, तो वहाँ पे सर्कल प्रोड्यूस हुए. यानी कि वेव यहाँ से आ रही थी, जब यहाँ से प्रोड्यूस आगे फर्दर मूव किया तो वो सर्कल्स की सूरत में मूव करना शुरू हो गई. इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो इनकी वेवलेंथ के इक्वल था, तो यहाँ से वेव्स सर्कल में मूव होना शुरू हो जाती हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम डायफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. यानी कि वेव का बेंड या स्प्रेड कर जाना शार्प एजेस के अक्रॉस किसी भी कॉर्नर के, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं.
तो ये सारा रिपल टैंक का टॉपिक था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर लें। थैंक यू।